चलिए हेलो। और ये हमारा झारखंड का नेक्स्ट सीरीज है, मुगल काल में झारखंड। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँगा। देखो, हमें पता है कि 712 ईस्वी में जो भारत में पहला जो सफल अटैक हुआ था मुस्लिम का, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हो गया था 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मेरा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला सफल अटैक भारत में हुआ। ये मुस्लिम अटैक था। उसके बाद क्या हुआ ना कि लगभग 1000 ईस्वी का बात है कि मोहम्मद गजनवी जो था, ठीक है, वो भारत पे अटैक करना शुरू किया। लगभग 17 बार अटैक किया और मेन जो उससे प्रभावित रहा वो आपका था सोमनाथ मंदिर, गुजरात वाला एरिया में। ठीक है, वो ज़्यादा प्रभावित रहा। उस समय होता क्या था ना, पहले के समय में, कि राजा लोग जो धन मिली छुपा के रखते थे वो मंदिर के अंदर छुपा के रखते थे। ठीक है, तो इसलिए पूरा सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया गया था। 17 बार जो मोहम्मद गजनवी है वो भारत को लूटा था। और कहा जाता है कि भारत से इतना ज़्यादा धन लूट के गया था, इतना ज़्यादा धन लूट के गया था कि वो अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात को देख देख के मतलब वो पागल सा हो गया था, इतना ज़्यादा उसको भारत से धन मिला था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी जो भी था, इन लोग भारत में आता था तो जिस डायरेक्शन से आता था एकदम क्रूरता से तबाही मचाते हुए, ठीक है, मार धाड़ काट, ठीक है, इस तरह से इन लोग क्या करता था ना कि उस समय वहाँ पर गुलाम परंपरा चल रहा था। तो यहाँ से बहुत लोगों को जबरदस्ती बंद करके ले जाता था गुलाम। ठीक है, गुलाम बनाने के लिए यहाँ से लाखों लाख आदमी को ले जाता था। ऐसा भी इतिहास के पन्नों में आपको मिलेगा कि कई महिलाओं लोग को, ठीक है, बांध के जबरन बांध के घोड़ा का पीछे बांध के घसीटते हुए लेके जाता था और गुलाम बना के रखता था। तो इस तरह से ये जो अटैक होता था, ठीक है, वो काफी क्रूरतापूर्ण अटैक होता था। और जैसे एक अटैक तैमूर लंग का भी था। ठीक है, तो भारत को तैमूर लंग ने कितना बड़ा जख्म दिया, अटैक किया, ठीक है, मारपीट मार काट क्रूरता का हद पार कर दिया। और फिर भी लोग अपना बेटा बेटी के नाम तैमूर रखते हैं और गर्व से कह रहे हैं। मेरे समझ से तो ये शर्म की बात होनी चाहिए कि कोई अगर कोई व्यक्ति जो इतना क्रूरता के साथ भारत को लूटा, छन्नी छन्नी कर दिया, उसका नाम मेरे समझ से, ठीक है, बहुत ही हीन नज़र से उसका नाम को रखना चाहिए, हीन नज़र से उसको देखना चाहिए। तो ये सीन था मेरा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हो गया। फिर ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अब मैं मेन अटैक की बात कर रहा हूँ, बाकी बीच में छुटपुट हुआ तो अलग है, मैं मेन अटैक का बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर महमूद गजनवी का अटैक हुआ मेन। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी का जो अटैक हुआ, ठीक है, हमें पता है कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहले इधर अटैक हुआ, लेकिन मेन जो उसका अटैक था वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच एक लड़ाई हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो पूरे तैयारी के साथ फिर से आया और फिर से, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है, युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, अब जैसे बहुत इतिहासकार के ये है कि जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें जयचंद नाम का एक राजपूत शासक था, उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। मतलब कि एक तरह से वो अपना भूमि, अपना प्रदेश, अपना जमीन के साथ गद्देदारी किया। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का साथ दिया और इसके कारण पृथ्वीराज चौहान का हार का सामना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि बस 2 साल के बाद 1194 ईस्वी में, ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ 1191 और 92 में। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। उस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो क्या किया कि जयचंद को हरा दिया, उसको मार दिया। तो आप अगर खुद की जमीन के साथ गद्देदारी करोगे तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो भारत में जो मुस्लिम शासन जो स्थापित हुआ, उसके पीछे जो बहुत बड़ा गद्दार का हाथ था वो था जयचंद। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में, ठीक है, जो अंग्रेज आए, अंग्रेज शासन स्थापत्य हुआ, उसके पीछे भी एक गद्दार का हाथ है। ठीक है, जो मीर जाफर, आपने नाम सुना होगा। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था
ठीक है, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज के पास बहुत कम सेना था, मतलब 5000 4000 ऐसे। लेकिन और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, उसके पास 1 लाख सेना था। तो अब ये लगभग इम्पॉसिबल था अंग्रेज को हराना, मीर कासिम को, बंगाल का नवाब था। लेकिन अंग्रेज कूटनीति के तहत, क्योंकि जानते थे कि भारत की भूमि में कुछ गद्दार जन्म लेते हैं, ठीक है, उस समय भी इतिहास गवाह है कि ये गद्दार का ही नतीजा है कि भारत में मुस्लिम शासक स्थापित हुए, और एक गद्दार का ही नतीजा है कि भारत में अंग्रेज स्थापित हुए। तो एक उन्होंने अंग्रेज ने एक गद्दार ढूंढ लिया, मीर जाफर, कि हाँ भाई यही घर को फोड़ेगा, ठीक है। मीर जाफर को बुलाया, बोला कि भाई तुम ऐसा कर लो, मेरा साथ दो, हम जीत जाएंगे, तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर खुश, बोला ठीक है, गद्दारी तो मेरे खून में है, हम करेंगे गद्दारी। तो गद्दारी कर दिया। जब पलासी का युद्ध हुआ, तो ये युद्ध जो था ना, पलासी का युद्ध बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग युद्ध है। ये युद्ध 15 ही मिनट में लगभग डिसीजन इसका आ गया था। क्यों? क्या हुआ कि जैसे मीर जाफर, ठीक है, मीर कासिम का जितना भी सेना वगैरह था, युद्ध स्टार्ट हुआ तो बारूद की जगह आटा आने लगा, तोप से आटा आ गया। तो मीर कासिम को समझ में आ गया कि मेरे साथ हो गया, ठीक है, मेरे साथ गद्देदारी हो गया। और ये 15 मिनट में ही पता चल गया था कि अब गया, खत्म है, ठीक है। इस तरह से मीर कासिम की हार हुई, और 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गया, एक गद्दार के कारण, ठीक है। और उसके बाद 1764 ईस्वी में हमको पता है बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने तीनों को हरा दिया था, मतलब मुगल को भी हरा दिया था, अवध को भी हरा दिया था, और बंगाल को भी हरा दिया। तो मतलब जो भारत का 3 मेन शक्ति था, तीनों को एक साथ हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी जितना भी टैक्स हुआ अंग्रेज के हाथ में चला गया। तो मैं आपको बैकग्राउंड एक बता रहा था, तो ये था मेरा, ठीक है। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में, ठीक है, तराइन के युद्ध में, तो वो पहला मुस्लिम शासक हुआ जिसने, ठीक है, सभी इससे पहले जो भी मुस्लिम अटैक होता था वो क्या करते थे, अटैक करके चले जाते थे। लेकिन ये जो अपना जीता हुआ प्रदेश था वो अपना गुलाम, ठीक है, को सौंप दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस तरह से 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश का स्थापना हुआ, ठीक है। गुलाम वंश के बाद आ गया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद मेरा आ गया तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आ गया सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आ गया लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी, और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो लोधी वंश जो मतलब मेरा जो लोधी वंश लास्ट जो हुआ है वो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत भारत में रहा है। तो जब लोधी वंश आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गया था, ठीक है। और उस समय क्या है ना कि जो बाबर है, वो अफगान वाला एरिया में जो बाबर था, तो उसको भारत की तरफ से न्योता मिला, इन्विटेशन मिला, ठीक है। इन्विटेशन में, ठीक है, आपको इब्राहिम लोधी के जो चाचा हैं वो भी इनविटेशन दे दिए, ठीक है। यहाँ का बोले ना गद्देदारी, तो ये इनविटेशन एक तरह से गद्देदारी हुआ। इन लोग इनविटेशन दिया कि बाबर आएगा, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराएगा, सामान वामान लूट के चला जाएगा। इन लोग को मालूम नहीं था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जाएगा नहीं। इन लोग को ये बात नहीं मालूम था। इन लोग को लगा कि वाह बाबर आके हरा उरा के चल जाएगा, उसके बाद हम लोग का मौज हो जाएगा, जो जो इन्विटेशन दिया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1526 ईस्वी में बाबर आ गया, बाबर आया, ठीक है। और उसके बाद इधर का राजनीतिक सत्ता तब तक डगमगाया हुआ था, और भारत में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर करिए, ठीक है, बाबर का सेना इब्राहिम लोधी का सेना के सामने बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम था, फिर भी हरा दिया। क्यों? 2-3 रीज़न है। इसमें जिहाद का नारा दिया गया था, उसके बाद बाबर ने तोप का यूज़ किया था सबसे पहली बार, ठीक है। फाइनली जो भी रीज़न था बाबर ने हरा दिया, और भारत में 1526 ईस्वी में, ठीक है, मुगल सल्तनत का झंडा गाड़ दिया गया। तो बाबर जो है वो मुगल का संस्थापक है, ठीक है। बाबर के बाद आ जाता है, ये आप ये याद करो, भाजसा, भाजपा है ना, तो भाजसा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब तक जो है वो मुगल काफ़ी शक्तिशाली थे।
1707 ईस्वी में औरंगजेब का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो जब औरंगजेब का डेथ होता है उसके बाद से मुगल जो है वो कमजोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ना कोई शक्ति मजबूत हो रहा है तो अगला कमजोर होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मराठा मजबूत हो रहे थे। ठीक है, मराठा मजबूत होते जा रहे थे, इसीलिए मुगल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। फिर क्या है कि अंग्रेज मजबूत हुए तो मराठा कमजोर हो गए। ठीक है, तो ये सीन रहता है कि कोई एक साम्राज्य अगर मजबूत होगा तो दूसरा साम्राज्य ऑटोमेटिक कमजोर होगा। ठीक है, तो औरंगजेब तक मुगल काफी मजबूत थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का डेथ होता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद मुगल धीरे धीरे कमजोर होते 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 जो मुगल में अंतिम शासक थे जिनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेज जो है वो उनको 1857 की क्रांति जब असफल हो गया तो अंग्रेज बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को रंगून मतलब वर्मा मतलब म्यांमार भेज दिए और वहीं पर नजरबंद कर दिए और एक साल के बाद 1858 ईस्वी में, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है। इस तरह से मुगल समाप्त हो गया। तो आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि मुगल क्या है। अब मैं एक एक करके इसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने गलती से पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे, मैं गलती से मीर कासिम बोल दिया था। ठीक है, मीर कासिम को बाद में बनाया गया था। तो बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, पलासी का युद्ध में। ठीक है, और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए, तो ये मेरा बैकग्राउंड था। अब यहाँ पर हमने मुगल के बारे में जाना कि मुगल कैसे क्या हुआ। ठीक है, देखिए, झारखंड के संदर्भ में ये नहीं है, लेकिन झारखंड का इतिहास जानने से पहले आपको इन लोग का इतिहास जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा भाजसा। ये आप देखना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भादशाह आप याद कर सकते हो। अब बाबर का सीन क्या हुआ कि बाबर जैसे पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो जीत तो गया, ठीक है, दिल्ली पे कब्जा तो हो गया, लेकिन अभी भी सत्ता उतना स्थायी नहीं था, अस्थायी था। ठीक है, क्योंकि बाबर को जो 1526 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ, उससे ज्यादा बड़ा चुनौती था ये राणा सांगा। ठीक है, मेवाड़ में जो राणा सांगा था वो उससे बड़ा चुनौती था। तो बाबर को पता था कि जब तक राणा सांगा को जब तक नहीं हरा देते हैं तब तक मेरा रियल जीत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ ना कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। ठीक है, तो बाबर का 1526 में लगातार युद्ध हुआ है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, किसके किसके साथ? बाबर और राणा सांगा के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध है, बाबर और मेदिनी राय के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध है, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था, ये अफगानी था। ठीक है, तो बाबर और महमूद लोदी अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध। और 1530 ईस्वी में बाबर का डेथ हो जाता है। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध था। ठीक है, तो अब आप गौर करिएगा यहाँ पर ये वाला जो सीन देखिए कि बाबर जो है, ठीक है, अभी झारखंड को अब मैं बताता हूँ। झारखंड इस समय तक लगभग 95% जंगल था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल था, तो झारखंड में कुछ था ही नहीं, तो अब खुद इसका इंटरेस्ट झारखंड में क्यों होगा? तो ऑब्वियस है कि बाबर के समय झारखंड अप्रभावित था, मतलब झारखंड मुगल से प्रभाव में नहीं था। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया बाबर। ठीक है, अब आते हैं हुमायूं। तो बाबर का डेथ होता है कब? 1530 ईस्वी में। ठीक है, तो बाबर का डेथ के बाद उसका जो बेटा है हुमायूं वो गद्दी पे बैठा। अब देखिए, अब सीन समझिएगा। बाबर जो है ना, जो अफगान थे, ठीक है, अफगानों को अपदस्थ किया था, मतलब वहां से उसको हटा दिया था। तो अफगान भी जो है बाबर का बहुत सारा दुश्मन बन गया था, क्योंकि देखिए इतना इतना युद्ध हो रहा है, तो जितना भी युद्ध हुआ तो आपका दुश्मन बढ़ते जाएगा। तो अफगान भी इनके दुश्मन हो गए थे। तो आप शेर खां या शेर शाह सूरी, ठीक है, वो अफगान से आके झारखंड वाले जंगल में छुप जाता था, छुप गया। और बंगाल, बिहार, क्योंकि झारखंड में बीच में था बंगाल और बिहार के, तो वहां से वो बिहार भी चल जाता था, वहां से बंगाल भी चल जाता था। ठीक है, मतलब अपना अफगानी सेना लाके झारखंड में रखा, झारखंड के रास्ते अफगानी सेना पार करता था और वहीं पे लड़ाई उड़ाई करता था और झारखंड में घुस जाता था, क्योंकि झारखंड में तो जंगल था। अभी जैसे नेक्स्ट स्लाइड है,
पुलिस वुलिस से लड़ाई करके जंगल में घुस जाता है। अब जंगल में आप ढूंढिए, कैसे ढूंढिएगा? तो उस समय का भी सीन वही था कि जो अफगानी लोग थे, खास करके शेर शाह सूरी और उसका जो सेना वगैरह था, वो जंगल में घुस जाता था, झारखंड के जंगल में, ठीक है। फिर गया इन लोग का थोड़ा सा ट्रूप पे, इन लोग का जो सेना उना टुकड़ा, उसको लड़ा उड़ा किया और फिर जंगल में घुस गया। फिर बंगाल तरफ गया, लड़ा उड़ा किया, फिर जंगल में घुस गया। तो मेन इस समय जो है वो झारखंड बाबर और हुमायूं से परेशान नहीं था। किससे परेशान था? तो अफगान जो शेर शाह सूरी या शेर खां, उससे ज्यादा परेशान था, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले तो बाबर कंप्लीट। अब हुमायूं का सीन क्या है कि 1530 से 1540 तक इसका गद्दी रहता है। क्यों? 1529 ईस्वी में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है, ठीक है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के बीच में। अब देखिए, शेर खां और शेर शाह सूरी दोनों एक ही है, ठीक है। तो शेर खां और हुमायूं के बीच में 1529 में चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं का हार होता है, ठीक है। हुमायूं का हार हो जाता है, उसके बाद हुमायूं जंगल में भाग जाता है, ठीक है। चलिए, तो उस समय शेर शाह सूरी जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो मेरा जो है 1540 से 1555 के बीच में सूरी वंश चलता है, शेर शाह सूरी का वंश चला, ठीक है। सबसे अंतिम में कौन है? तो सिकंदर सूरी है। 1555 में क्या हुआ कि सिकंदर सूरी जो है वो कमजोर होने लगता है। तो उसी दौरान क्या है कि हुमायूं फिर से आता है और फिर से अटैक होता है, सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं जो है वो सिकंदर सूरी को हरा देता है और फिर से हुमायूं जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो हुमायूं का शासनकाल कब हो गया? 1530 से 1540 और 1555 से 1556। उसके बाद 1556 में हुमायूं का डेथ हो जाता है, फिर गद्दी पर अकबर बैठता है, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया। झारखंड इससे अप्रभावित था। क्यों? क्योंकि भैया हुमायूं खुद डिस्टर्ब था। हुमायूं को खुद डर था कि बाहरी आक्रमण मेरे पे होगा। उसका जो राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं था, ठीक है, वो खुद अपना सत्ता बचाने के चक्कर में था, तो अटैक क्या करता? तो यही कारण है कि हुमायूं और बाबर के समय झारखंड लगभग अप्रभावित था। उस समय झारखंड जो भी प्रभावित हुआ वो अफगानियों के कारण हुआ, ठीक है, जैसे शेर शाह सूरी। तो मैं नेक्स्ट अभी शेर शाह सूरी के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, क्षेत्रीय राजवंश में भी मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किया है, मुगल के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप क्षेत्रीय राजवंश जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मेरा शेर खां या शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी का सीन क्या है कि मैं आपको बताया कि ये झारखंड के जंगलों में, ठीक है, ये आते जाते थे, उसका यूज़ करते थे और उसी से जैसे बंगाल पे अटैक किए, फिर आके जंगल में छुप गए, बिहार में अटैक किए, जंगल में आके छुप गए, ठीक है। तो उसी दौरान क्या है कि इनका जब काफिला जाया करता था, मतलब ये पूरा अपना ट्रूप के साथ जा रहे हैं, तो जो चेरो वंश का जो महारथ चेरो था, ये क्या करता था कि आया और पूरा लूटपाट मचा देता था। लूटपाट मचाया, उसको जाके जंगल में छुप गया। तो इससे क्या है कि शेर खां जो है पूरा परेशान कि भाई अब करे तो करे क्या, ये बार बार लूट ले रहा है। लूट मार किया, जाके जंगल में छुप जाता था, लूट मार किया, जंगल में छुप गया, तो परेशान हो गया। तो ये अपना सेनापति ख्वास खां को बोले कि जाओ, इसको सबक सिखाना जरूरी है, जाओ इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दो। तो ख्वास खां आया और आते के साथ एकदम गर्दा उड़ा दिया, धूम मचा दिया, ठीक है, पूरा माहौल खराब कर दिया इसका। तो महारथ चेरो, ठीक है, सबसे पहले तो महारथ चेरो को खूब मजा आ रहा था लूटपाट मचाने में, बाद में देखा क्या यार ये तो भारी पड़ गया मेरे, ठीक है। तो बाद में ये पराजित हो गया महारथ चेरो। और पराजित होने के बाद महारथ चेरो के पास एक बहुत अच्छा हाथी था, सफेद हाथी था, जिसका नाम था श्याम सुंदर, ठीक है। तो एकदम फेमस था सफेद हाथी। उस समय सफेद हाथी सोचिए, अभी आपको बहुत मुश्किल से दिखता है, उस समय भी यूनिक ही था। तो वो जो सेनापति ख्वास खां श्याम सुंदर हाथी लेके चला गया था, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपसे पूछेगा कि झारखंड में सबसे पहली बार मुस्लिम का जो रास्ता ओपन हुआ वो किसके द्वारा किया गया? शेर खां, ठीक है। दूसरा, महारथ चेरो को किसने पराजित किया था? ख्वास खां। तीसरा, श्याम सुंदर क्या है? तो एक सफेद हाथी है, ठीक है। यहां पर आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। तो शेर खां में एक ही पॉइंट, महारथ चेरो को कौन हराया? ख्वास खां। श्याम सुंदर हाथी प्राप्त किया। श्याम सुंदर क्या था? सफेद हाथी। सफेद हाथी का नाम क्या था? श्याम सुंदर। ख्वास खां कौन था? तो शेर खां का सेनापति। ख्वास खां किसको हराया था? तो महारथ चेरो को, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये याद हो गया होगा। अब आते हैं अकबर के समय। चलिए, तो शेर शाह सूरी का एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। शेर खां था, वो
दिल्ली में बैठा हुआ हुमायूं को हराने का सपना देख रहा था, ठीक है। और झारखंड में क्या हुआ कि एक छोटा सा राजा चेरो, जो पलामू का जो चेरो था, महाराज चेरो, वो उसको लूट लिया। गजब का शर्म का बात हो गया उसके लिए। भाई हम मतलब कहावत है कि हम इंडिया टीम वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं, अरे वो मोहल्ला का जो क्रिकेट टीम वो हमको चैलेंज कर दिया, तो शर्म का बात हो गया इसके लिए। बोला ठीक है बताते हैं, ठीक है। तो शेर खां पहले शेर खां था, लेकिन 1539 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें हुमायूं को हराया था, उस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी, शेर खां शेरशाह सूरी बन गया था, ठीक है। अपना नाम रख लिया शेरशाह सूरी। पहले था शेरशाह, फिर था फिर हो गया शेरशाह सूरी, ठीक है। पहला तो ये है कि जैसे इसको ठीक है, जो मेरा पलामू का जो चेरो वंश का महाराज चेरो उसको लूटपाट करता था, तो बड़ा गजब का अपमान वाला बात है। दूसरी बात सुना कि भाई उसके पास सफेद सुंदर नामक हाथी है जिसका माथा पे कभी धूल बैठता नहीं है। तो ये दोनों के चक्कर में बोला कि ठीक है जाओ सबक सिखाओ, तो ख्वास खां को भेजा, उसको हरा दिया, और सफेद जो हाथी था श्याम सुंदर उसको ले लिया। और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि जो राजमहल साहेबगंज वाला एरिया, राजमहल में एक जगह है तेलियागढ़, तो इन लोग तेलियागढ़ वाला रास्ता का यूज किया करता था, ठीक है। जैसे बंगाल अभियान पे निकला तो राजमहल के बगल में ही है बंगाल, ठीक है, साहेबगंज के बगल में ही आपको बंगाल, तो उस एरिया में इन लोग तेलियागढ़ वाला रास्ता का यूज करता था। तो जैसे शेरशाह सूरी है, ठीक है, ठीक है, आपको अभी हमने बताया कि चौसा का युद्ध, ये सब देखिए ये इतिहास है, उसका हमको काम नहीं है, हमें मेन काम है झारखंड के संदर्भ में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, शेर खान ने, ठीक है, हुमायूं को हरा दिया और शेर खां से शेरशाह सूरी बन गया। ये आपका झारखंड में यूज नहीं है, झारखंड जीके में हमारा यूज है दो जगह। शेरशाह सूरी का रिलेटेड पहला पॉइंट ये कि शेरशाह सूरी जो है, ठीक है, वो पलामू का जो महाराज चेरो था उसको हराया, शेरशाह सूरी का जो सेनापति था ख्वास खां, और श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी लिया। दूसरा है कि बंगाल जाने के समय जो तेलियागढ़ी रास्ता है उसका यूज किया करता था शेरशाह सूरी, ठीक है। बंगाल जाने के समय, ठीक है, जो तेलियागढ़ी वाला रास्ता है उसका यूज करता था शेरशाह सूरी। ये तेलियागढ़ कहाँ है तो, ठीक है, साहेबगंज में आपका है। तो ये मेरा हो गया शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट हमारा है अकबर। तो देखिए अकबर जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, ठीक है। सबसे पहला चुनौती तो था अफगानियों का दमन, क्योंकि होता क्या था कि अकबर को मालूम था, ठीक है, कि जो अफगानी है जैसे शेर खां, ठीक है, अफगानी जो थे, शेर खां उसके पिता हुमायूं के समय थे, तो मालूम था कि शेर खां के कारण हमारे जो पिता थे, ठीक है, जो हुमायूं थे वो काफी परेशान थे, और खुद अकबर भी, ठीक है, जो गाजी हाजी जो भाई था, गाजी हाजी या जुनैद, ठीक है, और कुछ कुछ अफगानी लोग था, जिसके कारण अकबर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अकबर को सबसे पहले तो ये लगा कि ये अफगानियों का दमन करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, अब खोखरा मतलब जो झारखंड वाला एरिया है, ठीक है, उसको उस समय खोखरा कहते थे मुगल काल में, इसका विजय करना चाहता था, इसको जीतना चाहता था अकबर। क्यों? पहला था सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण ये था कि अकबर जानता था कि झारखंड के जो जंगल है उसका यूज ये अफगानी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? अटैक किए, आके छुप गए। तो ये चाहता था कि अगर हम झारखंड को जीत जाएंगे, खोखरा को जीत जाएंगे, तो अफगानियों लोग का दमन हो जाएगा। दूसरा राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण यह है कि अकबर विस्तारवादी प्रवृत्ति का था, वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ठीक है, और अकबर जानता था, पहला तो हो गया विस्तारवादी। दूसरा, अकबर जानता था कि अगर हम दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो हमको कोई ना कोई एक ऐसा मार्ग चाहिए जो दक्षिण भारत जाने के लिए बहुत अच्छा हो। तो वो मार्ग मेरा कौन सा था? झारखंड के रास्ते दक्षिण भारत जा सकता था। तो ये राजनीतिक कारण था। आर्थिक कारण क्या था कि अकबर ने सुन रखा था कि शंख नदी से जो हीरा प्राप्त होता है, ठीक है, शंख नदी से हीरा प्राप्त होता है। तो ये कारण था जिसके कारण अकबर चाहता था कि झारखंड पर उसका कब्जा हो जाए। अब ये झारखंड में कब्जा करने के लिए, ठीक है, झारखंड उस समय बिहार सूबा में आता था, ठीक है, तो अपना 2 सेनापति को भेजा,
ठीक है। बिहार अपना 2 सेनापति को झारखंड जीतने के लिए भेजा। एक सेनापति का नाम था शहबाज खां और दूसरा सेनापति का नाम था मान सिंह, ठीक है। शहबाज खां और मान सिंह। तो शहबाज खां का तो एक पॉइंट है कि शहबाज खां जो नागवंशी शासक था मधुकरण शाह उसको हरा देता है, ठीक है, और इसको मालगुजारी मतलब टैक्स देने के लिए विवश कर देता है। तो मधुकरण शाह बोलता है ठीक है हम टैक्स देंगे अकबर को। शहबाज खां का रोल खत्म। अब मान सिंह का रोल मेन है, ठीक है। तो मान सिंह को 1500 ठीक है 89 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया गया, ठीक है। 1589 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया गया। तो मान सिंह जो है सबसे पहले क्या किया कि पलामू का जो चेरो राजा था भागवत राय उसको पराजित किया, ठीक है, और अकबर का अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। तो जो पलामू का भागवत राय बोला ठीक है भैया हम अकबर के अंडर में आएंगे, टैक्स वैक्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिंहभूम का, उस समय सिंहभूम का जो सिंह वंश का रंजीत सिंह था उसको भी हराया, ठीक है। ये जो मान सिंह था वो सिंहभूम पहले पलामू गया, वहां उसको हरा दिया भागवत राय को। सिंहभूम गया, वहां पर रंजीत सिंह था, उसको हरा दिया। और 1952 में राजमहल वाला जो एरिया था, ठीक है, उसको हराने के बाद कैप्चर करके बंगाल का राजधानी बना दिया, ठीक है। राजमहल वाला एरिया तो साहेबगंज में वर्तमान में पड़ता है, बंगाल का राजधानी बनाया। और वहां पर परकोटा महल वाले जो नगर थे, ठीक है, मतलब जो वहां पर महल जिस नगर में था परकोटा महल वाले नगर, उसका नाम रख दिया अकबर नगर, ठीक है। तो अकबर नगर किसका नाम रखा? राजमहल में परकोटा, ठीक है, परकोटा महल वाले जितना भी नगर था उसका नाम रख दिया अकबर नगर। ये कब का घटना? 1592 ईस्वी का घटना है। उसके बाद हो गया धनबाद। धनबाद जाने के बाद क्या हुआ कि वहां का भी जो शासक वगैरह था उसको हराया और पंचायत का किला बनवाया, ठीक है। 2 मंदिर है, परा और तेलकुप्पी मंदिर धनबाद में ही है, तो उसका जीर्णोद्धार करा, मतलब कि टूटा फूटा था उसको फिर से बनवाया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मान सिंह का चौथा पॉइंट मेरा है, ठीक है, कि आईने अकबरी जो अकबरनामा, ये जो आईने अकबरी या अकबरनामा है अबू फजल का किताब, इसमें लिखा हुआ है कि वो हजारीबाग भी गया था, हजारीबाग का 6 चंपा तक गया, ठीक है। वो यहाँ पर गया, हजारीबाग का 6 चंपा को जीता और यहाँ का जो लोकल शासक था क्योंकि उसको अकबर का अधीनता स्वीकार करवाया और बोला कि ठीक है तुम 15,500 रुपया सालाना मालगुजारी तुमको देना होगा, मतलब सालाना टैक्स देना होगा। तो ये मेरा था अकबर के बारे में, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आ गया हो, लेकिन मेरा टारगेट समझाना नहीं है, मेरा टारगेट है याद करवाना, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, ठीक है, ये देखिए ये सब आपको मेंस राइटिंग के लिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रटने का। अकबर के समय सबसे पहली बात नागवंश, तो नागवंशी राजा कौन था अकबर के समय? मधुकरण शाह। अकबर के समय नागवंशी राजा कौन था? मधुकरण शाह। अकबर के समय नागवंशी राजा कौन था? मधुकरण शाह। अकबर के समय नागवंशी राजा कौन था? मधुकरण शाह। मधुकरण शाह को अकबर के किस सेनापति ने हराया? तो शहबाज खां, ठीक है। मधुकरण शाह को अकबर के किस सेनापति ने हराया? शहबाज खां। अकबर का सेनापति शहबाज खां ने किसको हराया? तो नागवंशी राजा मधुकरण शाह, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मान सिंह बिहार का सूबेदार कब बना? तो 1589 ईस्वी में। मान सिंह बिहार का सूबेदार कब बना? 1589 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना है। अब मान सिंह का जो काम है वो मेनली 4 काम। पहला, पलामू में गया, ठीक है, भागवत चेरो को हरा दिया। पलामू में गया, भागवत चेरो को हराया। सिंहभूम में गया, रंजीत सिंह को हराया। रंजीत सिंह को हराने के बाद जो भी परकोटा वाला महल था, राजमहल वाला एरिया, उसको अकबर ने का नाम रख दिया। तीसरा, मानभूम में गया, पंचायत का किला बनाया। परा और तेलकुप्पी जो मंदिर था उसको फिर से बनवाया, ठीक है। हजारीबाग का 6 चंपर तक पहुंच के 15,500 रुपया मालगुजारी, ठीक है, फिक्स कर दिया। चलिए, तो अकबर से जैसे आएगा मेरा 5 पॉइंट दिमाग में आ जाना चाहिए। अकबर से रिलेटेड 5 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय आप बोलना है, आपको मन में सोचना, अकबर के समय नागवंशी राजा कौन था? ठीक है, मधुकरण शाह। नागवंशी राजा मधुकरण को कौन हराया था? मतलब अकबर का कौन सेनापति हराया था? शहबाज खां। मान सिंह जो है बिहार का सूबेदार कब बना? 1589 ईस्वी में, ठीक है। मान सिंह सबसे पहले मेरा पलामू में गया, पलामू जाके किसको हराया? भागवत राय। इसका मतलब अकबर के समय पलामू का चेरोवंशी राजा कौन था? भागवत राय। मान सिंह धनबाद में गया और क्या क्या किया? पंचायत का किला बनाया, परा तेलकुप्पी का जो मंदिर था उसको जीर्णोद्धार करवाया।
मान सिंह उसके बाद कहाँ चल गया, हजारीबाग का 6 चंपा तक पहुंच गया और वहां पर हरा के 15,500 रुपया टैक्स फिक्स किया। फिर मान सिंह ने एक और क्या किया कि सिंभू में रंजीत सिंह को हराया और रंजीत सिंह को हराने के बाद जो राजमहल वाला एरिया है, जो साहबगंज वाला एरिया है, वहां पे परकोटा महल वाले नगर को नाम रख दिया अकबर नगर। तो ये मेरा हो गया, ठीक है, अकबर के बारे में रिलेटेड। ठीक है, अकबर के बारे में 5 पॉइंट क्या क्या था आपको याद रखना। पहला, अकबर जैसे आएगा तो सबसे पहले मेरा नागवंशी राजा मधुकरण शाह, कौन हराया, शहबाज, शहबाज मधुकरण शाह, खत्म। मान सिंह पहला हो गया, नागवंशी राजा मधुकरण शाह, हराया कौन, शहबाज खां, खत्म। दूसरा, मान सिंह कब बना, 1589 ईस्वी, बिहार का सूबेदार। उसका पहला काम क्या था, सबसे पहले एक करके पलामू में कौन गया, तो मान सिंह, किसको हराया, भागवत राय, पलामू का चरवंशी। नेक्स्ट, पंचेत मतलब धनबाद में गया, पंचेत में क्या क्या किया, 2 काम किया। तो पहला काम क्या किया, पंचेत में जाके पंचेत का किला बनाया। दूसरा काम क्या किया कि परा और तेलकुप्पी मंदिर बनवाए। ठीक है, हजारीबाग में कहां तक पहुंच गया, तो 6 चंपा तक पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद मेरा सिंभू में गया और सिंभू में जाके वहां पर जो सिंह वंश का रंजीत सिंह था उसको हराया और राजमहल वाला एरिया में जो परकोटा नगर वाला था उसको अकबर नगर नाम रख दिया। यहां पर से 2 क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, क्या क्या पूछा हुआ है कि अकबर के समय नागवंशी शासक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा है बिहार के पलामू का, ये बंगाल की राजधानी किसको बनाया, राजमहल को। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछा हुआ। तो आशा है अकबर आपको याद हो गया होगा। मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं क्षेत्रीय राजवंश पढ़ा रहा था उस समय भी हमने कुछ कुछ बताया था, तो आप उसको एक बार देखें तो आपको और अच्छा से याद होगा। चलिए, बोर्ड में एक चीज कट गया है, हजारीबाग के 6 चंपा, ठीक है, ये चीज कट गया है। सालाना माल गुजारी 15,500, ये मैं नीचे लिखा था, बोर्ड में कट गया है, आप लिख लो। सालाना माल गुजारी यहां से कितना वसूला, 15,500। ठीक है, ये नीचे है, कट गया है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अकबर के बाद है जहांगीर। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो है वो है जहांगीर। तो जहांगीर का आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर के समय भी 2 सेनापति का बात होता है, इब्राहिम खां, ठीक है, अफजल खां। ठीक है, तो देखिए झारखंड में जो मेनली जो शासन था ना, वो मजबूत सत्ता था, वो एक नागवंशियों का था, एक पलामू का चेरो वंश था। तो मेनली ये दोनों के बारे में ही देखना है। तो इब्राहिम खां को, ठीक है, भेजा गया दुर्जन शाह। ठीक है, दुर्जन शाह साल जो है वो नागवंशी राजा था। ठीक है, 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को भेजा गया दुर्जन शाह। देखिए हुआ क्या कि जहांगीर जो है वो बहुत सारा प्राचीन ग्रंथ, जैसे बाय द वे कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र और भी बहुत सारा टॉलमी वगैरह का जो किताब है, उसमें ऐसा वर्णन है कि झारखंड में शंख नदी में हीरा मिलता है। तो जहांगीर इससे काफी प्रभावित हुआ। तो जहांगीर चाहता था कि पूरा हीरा का खान जो है झारखंड का वो मेरा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उसने इब्राहिम खां को भेजा। इब्राहिम खां अटैक करने के लिए आने लगा। तो दुर्जन साल बोलता है कि ठीक है भैया, ऐसा इसको लगा कि ठीक है हीरा दे देंगे, हाथी दे देंगे, तो ये जो इब्राहिम खां वो लौट जाएगा। लेकिन इब्राहिम खां इस बार दूसरा इरादा से आ रहा था। वो उसको हीरा और हाथी नहीं चाहिए था, उसको पूरा का पूरा हीरा का खान चाहिए था। तो आया और यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1615 में। अब ये पूरा मुगल उतना शक्तिशाली है, ये बेचारा छोटा सा, तो करता क्या, हार गया। उस युद्ध में हारा और जो जहांगीर का जो इब्राहिम खां था वो जितना भी इसका हीरा था वो सब लूट लिया। इब्राहिम खां जो था दुर्जन साल का जितना भी हीरा था उसका लूट लिया और इसके परिवार के साथ, ठीक है, इसको भी बंदी बना के ले गया गया। ले जाने के बाद क्या हुआ ना कि 12 साल इसको कैद में रखा, ग्वालियर किला में इसको 12 साल कैद में रखा। फिर क्या हुआ कि जिस हीरे के कारण इसको बंदी बनाया गया था वही हीरा के कारण इसको आज़ादी भी मिला। कैसे, तो जहांगीर का बेटा एक बार आगरा से वो हीरा लेके आया था। उस हीरा में एक बैगनी कलर का भी हीरा था। तो जहांगीर अपने लाइफ में इससे पहले कभी भी बैगनी कलर का हीरा देखा नहीं था। तो उसको डाउट होने लगा कि अरे यार ये हीरा है भी कि नहीं है। तब उसको याद आया कि ये जो दुर्जन साल है ये तो हीरा का बहुत बड़ा पारखी है। बोला कि लेके आओ, दुर्जन साल को लेके आओ। दुर्जन साल को ले आया गया। अब वो हीरा का बहुत ज़्यादा जानकार था, तो वो बैगनी वाला हीरा को देखा, बोला नहीं नहीं ये हीरा है, सही में हीरा है। तो जहांगीर खुश हो गया कि चलो भाई, ये बोला, और इसको आज़ाद कर दिया। 12 साल के बाद इसको आज़ाद कर दिया। और आज़ाद करने के बाद
इसको साल के बदले शाह का उपाधि दिया, इसीलिए दुर्जन साल को दुर्जन शाह भी कहा जाता है, ठीक है। इसको शाह का उपाधि दिया और फिर ये झारखंड लौट गया और ये प्रॉमिस किया कि हम 6,000 रुपया वार्षिक कर देंगे, मतलब 6,000 रुपया टैक्स देंगे। तो ये था मेरा इब्राहिम खां दुर्जन साल, 12 साल कैद ग्वालियर, शाह की उपाधि, 6,000 वार्षिक कर। आशा है आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में याद करवाऊंगा। नेक्स्ट है अफजल खां। अब इसका एक और सेनापति था अफजल खां, उसको भेजा कि जाओ भाई पलामू में जो चेरोवंशी है उसको हराओ। तो पहले पलामू में चेरोवंशी जो था वो अनंत राय था। अब क्या हुआ ना कि जैसे पलामू में इनका अटैक हुआ, इसका अटैक हुआ अफजल खां का, तो उसके कहा जाता है कि 1-2 सप्ताह के भीतर ही अनंत राय का डेथ हो जाता है। कोई असाध्य बीमारी था, इसके कारण इनका डेथ हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब ये तो अभी डेथ हो गया, तो ऐसे भी तो ये क्या हुआ कि ये जो आक्रमण था वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ कि गद्दी पे बैठता है सहबल राय, ठीक है। सहबल राय जब गद्दी पर बैठा, ये काफी विस्तार किया, ठीक है। और इसका जो विस्तार है सहबल राय, वो सड़क आजम तक पहुंच गया था। सड़क आजम मतलब जीटी रोड, चौपारण, हजारीबाग चौपारण वाला एरिया तक ये अपना पूरा विस्तार कर लिया था, ठीक है, ये सहबल राय। और साथ ही साथ ये क्या करता था कि जो मुगल काफिला को भी लूट लिया करता था। जो मुगल काफिला बंगाल जा रहा है उसको बीच में लूट लिया। तो इससे जहांगीर पूरा, ठीक है, पूरा गुस्सा हो गया। उसके बाद ये अफजल खां आया, इसको यहाँ पर अटैक किया, सहबल खां को उठा के ले गया। अब उठा के ले गया और उसको निहत्था, मनोरंजन के लिए निहत्था बाग से लड़वा दिया और इसी दौरान सहबल खां का मृत्यु हो गया। तो ये मेरा था, ठीक है, जहांगीर का इब्राहिम खां और अफजल खां के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत हमीर, वीर हमीर, हमीर। खुर्रम, चलिए फिर क्या हुआ, ठीक है, कि जो अफजल खां था, ये पलामू पंचेत, जो आपको धनबाद वाला एरिया है पंचेत,
वहां तक गया और वहां का जो जमींदार था वीर हमीर, उसको भी पराजित कर दिया। ठीक है, इब्राहिम खां के साथ एक बात यह है कि जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, ठीक है, वो विद्रोह कर दिया और इब्राहिम खां को मार के राजमहल वाला एरिया को अपने अंडर में कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये था मेरा जहांगीर के बारे में टोटल। अब मैं इसको आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए, तो जैसे जहांगीर का बात आएगा, ठीक है, सबसे पहले जहांगीर में इब्राहिम खां, ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि नागवंशी राजा दुर्जन शाह, दुर्जन शाह इब्राहिम खां, ठीक है, देखिए जहांगीर के समय दुर्जन शाह 12 साल ग्वालियर, 6,000 रुपया साल के बदली शाह का उपाधि, सब एक साथ आ रहा और मारा कौन, इब्राहिम खां, टोटल एक साथ आएगा। ठीक है, दूसरा अफजल खां, अफजल खां मतलब अनंत राय सहबल राय, ठीक है, सहबल राय अनंत राय अफजल। ठीक है, देखिए अफजल, देखिए ये जल आ रहा है, जल, तो सहबल, ठीक है, सहबल, जल और बल, जल और बल एक साथ आ रहा है। इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम के साथ दुर्जन शाह, तो ये वाला, ये दोनों हमें देखना है। तो जैसे जहांगीर आएगा 2 पॉइंट, सबसे पहले इब्राहिम, तो इब्राहिम कौन था, तो इब्राहिम जहांगीर का सेनापति था। ठीक है, दुर्जन साल, उस समय नागवंशी राजा कौन था जहांगीर के समय, दुर्जन साल, दुर्जन साल को कितना साल का कैद हो गया, 12 साल, कहां पर रखा गया, ग्वालियर का किला में। दुर्जन साल कैद से छूटा, उसके बाद उसको क्या का पदवी मिला, तो शाह का पदवी मिला, और कितना उसको टैक्स देना पड़ गया, तो 6,000 टैक्स देना पड़ गया। ठीक है, दुर्जन साल को कौन पकड़ के ले गया था, तो इब्राहिम। ठीक है, नेक्स्ट अफजल खां, अफजल खां के समय पलामू का चेरवंशी राजा कौन कौन था, तो अनंत राय और सहबल राय। ठीक है, अनंत राय और सहबल राय, ठीक है, सहबल राय को निहत्थे बाग से लड़ा दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जहांगीर के समय पंचायत पर भी अटैक किया था अफजल खां, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक ये इंपॉर्टेंट ये है कि जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, वो राजमहल पे अटैक कर लिया था और राजमहल को अपने कैप्चर में ले लिया था। ठीक है, अब देखिए जैसे सहबल राय को ये हरा दिया था ना, जब अफजल खां इसको मार दिया था निहत्थे बाग से, तो क्या हुआ कि पलामू में जो चेरोवंशी है उसको जब पता चला वहां का जनता लोग को, तो पूरा दम वहां पर क्या हुआ, कोहराम मच गया और पूरा लूटपाट इन लोग मचाने लगा था मुगल के साथ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अशांति फैल गया था। तो चलिए अब जहांगीर का हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। जहांगीर बराबर 2 पॉइंट। पहला, जहांगीर का सेनापति इब्राहिम खां, इब्राहिम खां इज इक्वल टू दुर्जन साल, दुर्जन साल नागवंशी, दुर्जन साल इज इक्वल टू 12 साल ग्वालियर का केला, 12 साल ग्वालियर का केला इज इक्वल टू शाह का पदवी, शाह का पदवी इज इक्वल टू 6,000 रुपया सालाना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि ये पूछा है इब्राहिम खां दुर्जन साल, मतलब इस जहांगीर के समय नागवंशी राजा कौन था, दुर्जन साल, दुर्जन साल का कौन पकड़ा, इब्राहिम खां, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है 6,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट अफजल खां, अफजल खां बराबर अनंत राय और सहबल राय, अफजल खां बराबर अनंत राय और सहबल राय। फिर आपसे पूछेगा कि जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, वो किसको अपने अधिकार में ले लिया था, तो राजमहल को अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये हुआ हमारा जहांगीर से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा शाहजहां। अब देखिए मेनली तो हमें 2 चीज देखना है, एक है नागवंश, एक है पलामू का चेरोवंश। ठीक है, छोटा नागपुर का नागवंश। तो हमें पता था कि दुर्जन शाह, ठीक है, को ग्वालियर का किला से छोड़ दिया गया 12 साल के बाद। तो वो आया और सबसे पहले वो देखा कि जो मेरा राजधानी है खुखरा, इसको सबसे जगह सेफ जगह लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया, खुखरा को ले गया दोईसा और दोईसा में अपना राजधानी बना दिया। अब वो जब ग्वालियर का किला में जब था, तब वो देखा था कि अरे यार यहाँ पर इतना बढ़िया बढ़िया किला है और हम जो हीरा का मालिक हैं, मेरा किला, मेरा मतलब महल इतना छोटा साधारण, तो इसीलिए वो क्या किया कि नया किला बनवाया। ठीक है, नवरत्नगढ़ का किला या दोईसागढ़ का किला बनवाया, जो 5 मंजिला किला था। और यहाँ पर मुगल का महल में जिस तरह से झरोखा होता था, मतलब झरोखा मतलब वेंटिलेटर टाइप से, ठीक है, जहां से राजा नीचे प्रजा को देख सकता था, तो ये अपना किला में भी झरोखा दर्शन का व्यवस्था करवाया था। तो शाहजहां के समय आपको बस इतना याद रखना है कि दुर्जन शाह था। ठीक है, आपको नागवंशी राजा कौन था, तो दुर्जन शाह, दुर्जन शाह अपना राजधानी खोखरा से दोईसा बदल दिया, दोईसा में नवरत्नगढ़ का किला बनाया या दोईसागढ़ का 5 मंजिला किला बनाया। ठीक है, ये खत्म। अब पलामू का चेरोवंशी देखिए, ठीक है, शाहजहां से पहले तो जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समय क्या हुआ था कि सहबल राय का बाघ से लड़ाते हुए हत्या हो गया, तो पूरा पलामू वाला एरिया में पूरा एकदम तहलका मच गया था, लूटपाट मचने लग गया था। तो सहबल राय के बाद उत्तराधिकारी हुए प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय क्या किए कि काफी समृद्धि उस समय पलामू में आया। ठीक है, और उसी समय पलामू में पुराना किला बना था। ठीक है, अब क्या हुआ कि
वो जो जहाँ शाहजहाँ था वो भेजा शाइस्ता खां को कि जाओ, शाइस्ता खां को भेजा, जाओ देखो प्रताप राय को। तो यहाँ पर आया और प्रताप राय संधि करने के लिए रेडी हो गए और 80,000 रुपया, ठीक है, सालाना वार्षिक कर देने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, हम 80,000 रुपया सालाना वार्षिक कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक दे रहे थे, एक साल छूट गया, नहीं दिए, तो फिर भेजा गया जबरदस्त खां को, जाओ तुम देखो कि क्यों पिछला साल का क्यों टैक्स छूट गया। तो जबरदस्त खाने लगा, तो बोला नहीं भाई रुको रुको रुको, हम देने के लिए रेडी हैं। तो जबरदस्त खां बोला नहीं, अब 1 लाख देना पड़ेगा। तो फिर ये 1 लाख देने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि शाहजहां जो है वो प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया प्रदान किया और बोला कि आप यहाँ का देखभाल करो, टैक्स वसूलो और बदले में हमको 1 करोड़ रुपया सालाना टैक्स दो। तो ये था मेरा पलामू का चेरो वंश के बारे में। और शाहजहां के समय पंचायत राजा वीर नारायण सिंह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहजहां का एक बेटा था शाह सुजा, ठीक है, जिसको बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। तो वो राजमहल को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको याद करने का कोशिश करते हैं। शाहजहां के समय, ठीक है, शाहजहां के समय सबसे पहले तो नागवंशी राजा, ठीक है, जो मेरा देखिए जहांगीर के समय, जहांगीर और शाहजहां दोनों के समय नागवंशी राजा सेम है। ठीक है, दुर्जन शाह। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। दुर्जन शाह बराबर खोखरा से दुईसा ले गया, नवरत्नगढ़ का किला बनाया, झरोखा दर्शन 5 मंजिला, खत्म। अब यहाँ पर आते हैं पलामू का चेरो वंश। ठीक है, तो शाहजहां के समय शाइस्ता खां और जबरदस्त खां, आपको याद रखना है। देखिए पहले तो शाइस्ता मतलब धीरे धीरे, फिर जबरदस्त तरीके से। तो शाइस्ता खां और जबरदस्त खां किसके समय था? प्रताप राय। ठीक है, शाइस्ता खां के समय 80,000 रुपया इससे टैक्स वसूला और प्रताप राय ही पलामू का पुराना किला बनाया। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि शाइस्ता खां के समय कितना? 80,000 रुपया दिया था। ठीक है, फिर इसको 1,000 मनसबदारी मिला और 1 करोड़ रुपया उसको टैक्स देना ये किया। शाह सुजा जो है शाहजहां का बेटा था, ये राजमहल वाला एरिया को अपना राजधानी बनाया, क्योंकि इसको गवर्नर बना दिया गया था बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, चलिए तो यहां से 2 पॉइंट। जैसे आएगा शाहजहां, शाहजहां मेरा पॉइंट नंबर 1। शाहजहां और जहांगीर के समय नागवंशी राजा कौन था? शाहजहां और जहांगीर के समय नागवंशी राजा दुर्जन शाह। शाहजहां और जहांगीर के समय नागवंशी राजा दुर्जन शाह, खत्म। अब शाहजहां के समय शाइस्ता खां, शाहजहां से शाइस्ता खां और शाइस्ता हुआ, उसके बाद जबरदस्त। तो शाइस्ता और जबरदस्त सीधा प्रताप। ठीक है, शाइस्ता और जबरदस्त प्रताप राय, शाइस्ता और जबरदस्त प्रताप राय। प्रताप राय पुराना किला बनाया, शाइस्ता और जबरदस्त प्रताप राय पुराना किला बनाया। और प्रताप राय 80,000 रुपये पहले दिया था, बाद में 1 लाख दिया, और फिर उसको 1,000 जब मनसब मिलता है तो 1 करोड़ रुपया उसको देना पड़ता है। ठीक है, ये पंचायत वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो बेटा था शाहजहां का बेटा शाह सुजा, वो राजमहल को अपना राजधानी बनाया था। चलिए, शाहजहां के बाद मेरा आता है औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट है मेरा औरंगजेब। तो औरंगजेब का नीति मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, औरंगजेब काफी क्रूर और अत्याचारी, ठीक है, शासक था। इसका मेन टारगेट था इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना। ठीक है, आप इतिहास के पन्ना उलट कर देखो तो लगभग लाखों करोड़ों आदमी को ये मरवा दिया था, इसलिए क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इस मैटर में औरंगजेब काफी कट्टर था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय जो नागवंशी राजा था वो रघुनाथ शाह था और राम शाह था। राम शाह का पुत्र है एनी शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह के बारे में कहा जाता है ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो इस समय रघुनाथ शाह मेनली मंदिर बनवाया, और इस समय रघुनाथ शाह के समय नागवंशी राजा का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय लोग बहुत संपन्न थे। ठीक है, बहुत शांति थी। मेन यहाँ पर कोई अटैक, औरंगजेब का एक अटैक हुआ था लेकिन बहुत हल्का फुल्का हुआ था। उसके बाद रघुनाथ शाह, ठीक है, टैक्स देने के लिए रेडी हो गया, अधीनता स्वीकार कर लिया था। मेन यहाँ पर जो क्षति पहुंचा था वो मेदिनी राय का अटैक हुआ था। ठीक है, ये जो पलामू का चेरोवंशी राजा था मेदिनी राय, उसका अटैक हुआ। अटैक किया दोईसा में, काफी लूट माट किया, उसके बाद पूरा का पूरा दोईसा को बर्बाद कर दिया। ठीक है, लूट खसूट करने के बाद मेन वहां से एक पत्थर का एकदम बड़ा सा फाटक, मतलब एक दरवाजा, जिसको नागपुर दरवाजा भी कहते हैं, उसको लेके चला गया। ठीक है, मेदिनी राय। और मेदिनी राय पलामू में नया किला बनाया था पहाड़ के ऊपर, उसी नया किला में उस पत्थर का दरवाजा को, जिसको नागपुरी दरवाजा कहते हैं, वहां पर लगवाया। ठीक है, अब रघुनाथ शाह जो है मदन मोहन मंदिर रांची में बनवाया, मदन मोहन मंदिर रांची में बनवाया। रघुनाथ शाह के समय में एक हरि ब्रह्मचारी था, हरि ब्रह्मचारी ने
राम सीता मंदिर चुटिया में बनवाया, ठीक है। और रघुनाथ शाह का जो गुरु थे वो हरिनाथ थे, ठीक है। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह आए, ये मेरा था औरंगजेब के समय नागवंश। अब औरंगजेब के समय पलामू का चेरो वंश का स्थिति देखिए। औरंगजेब के समय मेदिनी राय थे। मेदिनी राय पलामू के जो चेरो वंशीय राजा में सबसे शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। तो ये जो है औरंगजेब का अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, बोले हम अंडर में नहीं रहेंगे। और इसके साथ साथ मुगल काफिला को भी लूट मचा लिया करते थे, ठीक है, लूट मार कर लिया करते थे। तो इससे औरंगजेब काफी, ठीक है, क्रुद्ध हुआ और भेजा, ठीक है, दाऊद खां को भेजा। दाऊद खां को भेजा कि जाओ ये मेदिनी राव को जीत के आओ। तो दाऊद खां आ रहा था, तो रास्ता में, ठीक है, इसका दो कंडीशन था कि तुम अधीनता स्वीकार करो और इस्लाम धर्म भी स्वीकार करो। तो रास्ता में मिल गया कुंडा। तो कुंडा का जो राजा था चुन राय, ठीक है, तो चुन राय को भी हरा दिया। दाऊद खां के डर से चुन राय अधीनता स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया चुन राय। तो ये चुन राय जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, ये देखिए चुन राय जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया, उसका भाई था सुरवर राय, ठीक है, वो काफी क्रुद्ध हो गया और अपना भाई चुन राय का हत्या कर दिया। सुरवर राय जो चुन राय का भाई था, चुन राय का हत्या कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने लगा ये दाऊद खां। तो सबसे पहले जो मेदिनी राय था उसको अपना जो किला, जो पहाड़ के ऊपर किला, नया किला बनाया था, उस पर बहुत विश्वास था कि ये टूटेगा नहीं। लेकिन बाद में इन लोग का, जैसे दाऊद खां आ रहा था तो इसके पीछे सैनिक, सब कुछ देखते हुए इसको लगा कि नहीं, युद्ध जीतना मुश्किल है। तो मेदिनी राय संधि करने के लिए रेडी हो गया, बोला ठीक है हम रेडी हैं, मतलब मुगल अधीनता स्वीकार करेंगे, ठीक है। लेकिन उसी दौरान दो घटना घटा। एक तो क्या हुआ कि उसी दौरान मेदिनी राय का कुछ सैनिक वगैरह था जो मुगल काफिला को लूट लिया, तो जिससे औरंगजेब पूरा गुस्सा हो गया और नया फरमान भेजा औरंगजेब कि मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो इससे मेदिनी राय बोला कि नहीं, अधीनता हम स्वीकार के लिए फिर भी रेडी हैं, लेकिन इस्लाम धर्म हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बोला कि ठीक है हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, मेरा जान चला जाए तो चला जाए, लेकिन हम इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। और काफी बहादुर और काफी वीर, काफी, ठीक है, वीरता के साथ इन्होंने लड़ाई किया। लड़ाई कहाँ हुआ? तो औरंगा नदी के तट पर हुआ, ठीक है, इसलिए इसको औरंगा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में, ठीक है, जो मेदिनी राय है उसको भागना पड़ गया। क्यों? क्योंकि फाइनली क्या था कि देखिए मुगल सेना बहुत अधिक था, ठीक है, लाख में, और इन लोग के पास सेना बहुत छोटा सा था, 5 या 10 हजार, तो कितना देर तक टिकता? तो ये जंगल में भाग के सरगुजा चला गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जो दाऊद खां था वो दोनों किला, पलामू में 2 किला था, पुराना किला को बनाया था मेरा, देखिए ये प्रताप राय, और नया किला को बनाया था मेदिनी राय। दोनों पे कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद जो पलामू में पुराना किला है वहां पर एक, जो ये दाऊद खां था वहां पर एक मस्जिद भी बनाया। ये जीतने के उपलक्ष्य में, जीत का प्रतीक, एक मस्जिद बनाया। कहाँ पर? तो पलामू में जो पुराना किला था वहां पर मस्जिद बना दिया और फौजदार नियुक्त किया मनकली खां को, मतलब वहां का देख रेख करने के लिए वहां पर सैनिक का एक टुकड़ी रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जैसे मनकली खां का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो ये वाला एरिया थोड़ा हल्का ढीला पड़ा, तो फिर से सरगुजा से मेदिनी राय वापस लौटा और इन लोगों को खदेड़ कर भगा दिया और फिर से कैप्चर कर लिया अपना पूरा पलामू, ठीक है, और बहुत अच्छा से शासन करने लगा। इसीलिए पलामू का जो चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है, मेदिनी राय का शासन को चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब बहुत ही समृद्धि किया, कृषि में नया नया तकनीक का यूज किया, ठीक है, और बहुत ही समृद्धि प्रकार से, और इसको न्यासी राजा भी कहा जाता, मतलब बहुत अच्छे से ये न्याय किया। तो ये सब जब देखा औरंगजेब ये बहुत अच्छे से शासन वगैरह करा तो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरा था। उसके बाद क्या है कि कुंडा राज, एक है राम सिंह। तो राम सिंह जो है वो औरंगजेब का ही एक अधिकारी था जिसने कुंडा राज, जो चतरा में है, कुंडा राज का स्थापना किया। नेक्स्ट है मेरा रामगढ़ राजा दलेल सिंह। औरंगजेब के समय रामगढ़ राजा कौन था? तो दलेल सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट है धनबाद जो एरिया है वो, वहां पर कभी भी मुस्लिम अटैक नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है कि कहां पर मुस्लिम अटैक कभी भी नहीं हुआ, तो धनबाद में। तो ये था मेरा औरंगजेब के बारे में, ठीक है। आशा आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो औरंगजेब के बारे में 2 चीज। नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ शाह, राम शाह। औरंगजेब के समय नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ शाह, राम शाह। औरंगजेब के समय देखिए औरंगजेब कितना कट्टर और यहाँ पर कितना दयालु। रघुनाथ शाह, राम शाह, ठीक है, राम रघुनाथ, याद हो गया। चलिए, अब रघुनाथ शाह के समय 2, मेनली औरंगजेब का छोड़ दिया, मेन एक अटैक हुआ था मेदिनी राय का।
मेदिनी राय का अटैक हुआ था रघुनाथ शाह के द्वारा समय, ठीक है। और मेदिनी राय मेन क्या किया था कि दोईसा पर अटैक किया इसका राजधानी, और नागपुरी फाटक लेके गया था, इसको नया किला में लगाया गया। ये क्लियर, ठीक है। अब रघुनाथ शाह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो ऑब्वियस मंदिर उन्दिर बनेगा। तो जो मदन मोहन मंदिर रांची में बना, कौन बनाएगा? रघुनाथ शाह। रघु का नाम हमेशा बार बोले, रघुनाथ शाह, तो मदन मोहन मंदिर, ठीक है। मदन मोहन मंदिर बन गया। उसके बाद हरि ब्रह्मचारी, राम सीता मंदिर बन गया, हरि ब्रह्मचारी ने बनवाया। इसका गुरु कौन था? तो हरिनाथ। रघुनाथ का गुरु कौन था? हरिनाथ। पलामू का चेरो वंश, ठीक है। तो औरंगजेब के समय मेदिनी राय था, मेदिनी राय सबसे शक्तिशाली था। अटैक कौन किया? दाऊद खां किया। बीच में चुन राय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। युद्ध कहाँ पर हुआ? औरंगा नदी पे हुआ, ठीक है। फौजदार किसको नियुक्त किया? मनकली खां, ठीक है। उसके बाद जो दाऊद खां है वो पुराना किला में एक मस्जिद भी बना दिया। उसके बाद इसको मेदिनी राय का युग को चेरो का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये न्यासी राजा भी था। आपको कुंडा राज की स्थापना कौन किया? तो राम सिंह कर दिया। देखिए कोई राज है, राम है, ये राम है, कुंडा राज की स्थापना किया। रामगढ़ राजा कौन था औरंगजेब के समय? तो दलेर सिंह था। और धनबाद जो है कभी भी, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम अटैक कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहे, बताइए औरंगजेब के समय नागवंशी राजा कौन था? पहला रघुनाथ सिंह, दूसरा राम सिंह। रघुनाथ सिंह के समय, ठीक है, किस चेरोवंशी राजा ने अटैक किया था? तो मेदिनी राय। रघुनाथ, ठीक है, रघुनाथ शाह के समय मेदिनी राय का अटैक हुआ था, तो क्या लेके गया था? तो क्या लेके गया था? नागपुरी फाटक, एक पत्थर का बड़ा सा दरवाजा था, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर रांची में बुढ़िया में, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो रघुनाथ शाह, ठीक है। रघुनाथ शाह में रांची में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? मदन मोहन मंदिर, ठीक है। रघुनाथ शाह के समय में हरि ब्रह्मचारी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया चुटिया में, उसका नाम क्या है? तो राम सीता मंदिर। राम सीता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हरि ब्रह्मचारी, ठीक है। रघुनाथ शाह का गुरु का नाम क्या था? तो मेरा हरिनाथ, ठीक है। हरिनाथ रघुनाथ शाह का गुरु। रघुनाथ शाह, राम शाह बराबर औरंगजेब, ठीक है। चलिए औरंगजेब के समय पलामू का चेरो वंश मतलब मेदिनी राय, मेदिनी राय मतलब दाऊद खां, दाऊद खां मतलब फौजदार मनकली खां, ठीक है। मदनी राय के बराबर ये नया मतलब पलामू में नया किला बनवाया था, ठीक है। मेदिनी राय बराबर स्वर्ण युग, मेदिनी राय बराबर न्यासी राजा, ठीक है। तो ये मेरा मेदिनी राय। चलिए नेक्स्ट है कुंडा राज। कुंडा राज बराबर राम सिंह, राम सिंह बराबर कुंडा राज, ठीक है। रामगढ़ राज, औरंगजेब के समय रामगढ़ राज का राजा कौन था? दलेर सिंह, ठीक है। और धनबाद में कभी भी मुस्लिम अटैक नहीं हुआ। चलिए अब जो नागवंशी राजा था वो उसके पास बहुत हीरा था, क्योंकि यहाँ का संक नदी से हीरा मिलता था, तो इसीलिए नागवंशी राजा को जमींदार एक खां आलमा कहा गया। इसका मतलब होता है कि हीरो का खान का मालिक, ठीक है। जमींदार एक खां आलमा किसको कहा गया? नागवंशी राजा को कहा गया था। अब देखिए 1707 ईस्वी में क्या हो जाता है? औरंगजेब का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का डेथ हुआ। उसके बाद जो पहला मुगल राजा बना उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम के समय, ठीक है, के बाद हमारा उत्तर मुगल काल होता है। चलिए अब ये टेबल देखिएगा, देखिए ये वाला टेबल देखिए। मेनली यहाँ पर जो फोकस किया गया नागवंशी राजा और चेरो राजा, ठीक है। शेर शाह या शेर खां के समय ख्वास खां जिसको भेजा था सफेद हाथी लेने के लिए, महारत चेरो। ख्वास खां महारत चेरो, शेर शाह ख्वास खां महारत चेरो। अकबर के समय शहबाज खां मधुकर शाह मान सिंह भागवत राय, ठीक है। जहांगीर के समय इब्राहिम खां दुर्जन शाह अफजल खां अनंत राय और सहबल राय। शाहजहां के समय नागवंशी राजा जो था मेरा दुर्जन शाह भेजा था शाइस्ता खां जबरदस्त खां को प्रताप राय के लिए। औरंगजेब के समय नागवंशी राजा था रघुनाथ शाह राम शाह और भेजा था दाऊद खां को मेदिनी राय के लिए, ठीक है। यह टेबल आप अपना कॉपी में लिख लेना। देखिए 1707 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब का डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम ये बनता है और 1757 में बहादुर शाह द्वितीय राजा बनता है, जो अंतिम राजा होता है। इसको रंगून में अंग्रेज भेज देता है, ठीक है। यहाँ के बाद मुगल धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो इसके बाद झारखंड पे प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है मुगल का, और धीरे धीरे मुगल कमजोर हो रहा था और मराठा ऊपर जा रहा था, ठीक है। उसके बाद मराठा कमजोर हो गया
और अंग्रेज ऊपर चला गया। तो इस समय उत्तर मुगल के समय झारखंड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था, हल्का फुल्का अटैक हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मुगल हमें यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं।